हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी एमपीसी 005 इजी नोट्स का एक्सप्लेनेशन चल रहा है। आज यह 8th वीडियो जिसमें हम ग्राउंडेड थ्योरी और डिस्कोर्स एनालिसिस को कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इससे पहले आप ये सब टॉपिक कवर कर चुके हैं। एथनोग्राफी तक आपने लास्ट वीडियो में कवर किया था। आज ग्राउंडेड थ्योरी स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ और एक दो चीज़ें आपको बता देती हूँ। जो एस्टिमेशन था हमारा वो 10 वीडियोस का था। मैंने जहाँ भी मेंशन किया है, आप लोगों को लिंक्स वगैरह शेयर किए हैं टेलीग्राम पे, तो उसमें भी लिखा हुआ है कि 5th पेपर के टोटल 10 वीडियोस। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये 10 नहीं रहेंगे, 9 में ही कंप्लीट हो जाएंगे। और आज का जो वीडियो है वो ऑलमोस्ट एंड होगा। ऑलमोस्ट एंड इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ग्राउंडेड थ्योरी, डिस्कोर्स एनालिसिस दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आज कवर होंगे। आप देख सकते हैं इनके सब टॉपिक्स काफ़ी हैं। मतलब ग्राउंडेड थ्योरी पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वो इनसे बाहर नहीं जाएगा। और ग्राउंडेड थ्योरी आता है, हर बार मैं इसको मार्क करती हूँ इंपॉर्टेंट। डिस्कोर्स एनालिसिस में भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट जिसके अंदर डाल दिए, तो ये दो मिला के काफ़ी हो जाते हैं। अगर आप देखें तो 5 ये हो गए और 3 हो गए, तो 8, 9, 10 टॉपिक करीब हो जाएंगे। इनका भी एक्सप्लेनेशन रहता है। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक हमारा होगा उसमें हम क्वालिटेटिव रिसर्च को एक्सप्लेन करेंगे। और क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आने वाले सभी टाइप को आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम इसको जब कवर करेंगे तो थोड़ा-सा हो जाएगा क्विकली, हालाँकि पूछा बहुत जाता है ये। फिर इसके बाद आप जो देख रहे हैं लाइन से डिफरेंसेस, इनमें मुझे एक्चुअली आपको पढ़ाना कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कि आज का वीडियो जो है वो ऑलमोस्ट एंड है, मगर ऑलमोस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप इसको देखें ना नेक्स्ट वीडियो को। इन वीडियोज़ में आपको क्या करना है कि देखिए जितने भी टॉपिक हैं आपको, जहाँ पर मुझे लगेगा कि कोई टॉपिक ऐसा है जो मुझे एक बार फिर से रिकॉल करा देना चाहिए, या फिर ये जो आपको नज़र आ रहे हैं क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, क्वासी एक्सपेरिमेंटल, ये कोई भी ऐसा टॉपिक जिनको मैं फटाफट से आपको रिव्यू कराती हुई चलूँगी, क्योंकि मेजरली ये डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही टॉपिक यहाँ पे रखे गए हैं। और यकीन मानिए मैंने ये कह तो दिया कि नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ें इस तरह से कवर होंगी, मगर कम से कम 2 डिफरेंसेस हमेशा पेपर में होते हैं, 2। अब कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। आज बात करते हैं जिस टॉपिक को हमें पढ़ना है उसकी। बस मैं एक ओवरव्यू आपको दे रही थी कि हमारे 5th पेपर में अब 10 नहीं 9 वीडियोज़ होंगे। तो डिस्कोर्स एनालिसिस नहीं, हमें पहले ग्राउंडेड थ्योरी कंप्लीट करनी है। तो उसके लिए आ जाते हैं हम पेज नंबर अपने 48 पर, जहाँ भी हमें आना है। ठीक है ना, एथनोग्राफी आपने कवर कर ली थी, ग्राउंडेड थ्योरी पढ़ेंगे। ग्राउंडेड थ्योरी क्या है ये समझते हैं, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। ग्राउंडेड थ्योरी एक क्वालिटेटिव रिसर्च मैथडोलॉजी है। देखिए क्वालिटेटिव रिसर्च अगला टॉपिक भी आएगा नेक्स्ट क्लास में। तो क्वालिटेटिव रिसर्च वो होगी जिसमें हम क्वालिटेटिव कंटेंट लेंगे। हमेशा ध्यान रखिए, बहुत सारे रिसर्च के मेथड्स हैं। कुछ ऐसे हैं जो पूरी तरीके से स्टैटिस्टिकली होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो पूरी तरीके से थ्योरेटिकली होते हैं। तो ये जो ग्राउंडेड थ्योरी है ये इसी पर बेस्ड है, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है दैट एम्स टू डेवलप थ्योरीज डायरेक्टली फ्रॉम सिस्टमेटिकली गैदर्ड एंड एनालाइज्ड डेटा। जो ग्राउंडेड थ्योरी क्या बताती है हमें, एक ऐसा रिसर्च मैथडोलॉजी है जो सिस्टमेटिकली गैदर्ड और एनालाइज्ड डेटा में से डायरेक्ट थ्योरी निकालती है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट्स निकाल के देती है। Introduced by Barney Gesser and Anselm Strauss in the 1960s, it emphasizes inductive reasoning, allowing patterns, concepts, and categories to emerge naturally from the data rather than being imposed beforehand. Grounded theory is particularly useful in exploring complex social processes where existing theories may be inadequate or absent. ऐसे कोई भी concepts में जहाँ पे पहले से exist करने वाली theories में inadequate data है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, वहाँ पर हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ग्राउंडेड थ्योरी का यूज़ कर सकते हैं। इस अप्रोच में होता क्या है, कहाँ से शुरुआत होती है, डेटा कलेक्शन हम करते हैं, फॉलोड बाय आइटरेटिव एनालिसिस अकॉर्डिंग टू आइडेंटिफाई एमर्जिंग थीम्स। ग्राउंडेड थ्योरी में कुछ कोडिंग मेथड्स यूज़ होते हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे, अगेन वो भी पूछा जाता है, तो उनका भी इसमें यूज़ करता है। ये ट्रेडिशनल रिसर्च मेथड की तरह नहीं है जिसमें हाइपोथेसिस करा हमने फिर आगे हम बढ़े। यहाँ क्या होता है, ये जो पार्टिसिपेंट्स के पहले से एक्सपीरियंसेस कलेक्टेड हैं, मतलब डेटा होता है हमारे पास, हम उसको एक जगह ला कर रखते हैं। कलेक्शन में ये मत सोचिएगा, कलेक्शन का तो फिर ये मतलब हो गया कि हम बहुत बारीकी से सारा डेटा इकट्ठा करें, मतलब कहीं ना कहीं हमें लेना तो पड़ता है डेटा, पर वो फिर भी वेल असेंबल्ड होता है। इट ऑफ्टन इन्वॉल्व्स कॉन्स्टेंट कंपेरिजन वेयर न्यू डेटा आर कॉन्टिन्यूसली कंपेयर टू एग्जिस्टिंग कैटेगरीज टू रिफाइन थ्योरेटिकल इंसाइट्स। ग्राउंडेड थ्योरी में हम पहले से एग्जिस्ट करने वाले डेटा के साथ में न्यू सिचुएशंस को कंपेयर करते हुए चलते हैं और फिर देखते हैं कि क्या डिफरेंस आ रहा है। ये इसकी वजह से जो ये एक मेथड है काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल मेथड माना जाता है। अब ग्राउंडेड थ्योरी के गोल्स क्या हैं? कुछ गोल्स हैं ग्राउंडेड थ्योरी के, बहुत पूछा जाता है।
प्राइमरी गोल है ग्राउंडेड थ्योरी का इज टू जनरेट अ थ्योरी दैट इज डीपली रूटेड इन एम्पेरिकल डेटा, ensuring हाई रेलेवेंस एंड एप्लीकेबिलिटी टू रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट। सबसे इंपॉर्टेंट गोल यही है कि ऐसी थ्योरी जनरेट करना जो हमें बहुत ज़्यादा डीप रूटेड हो यानी उस कॉन्सेप्ट की बारीकियों को हमारे सामने लेकर आ सके। वैसे भी नाम है ग्राउंडेड, तो ग्राउंडेड का मतलब हो गया जिनके रूट्स को हम आइडेंटिफाई कर सके, है ना। वन की ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क दैट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द पर्सपेक्टिव, एक्सपीरियंसेस एंड इंटरेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स। दिस अलाउज द रिजल्टिंग थ्योरी टू रेजोनेट विद द पॉपुलेशन बीइंग स्टडीड। दूसरा गोल है टू मूव बियॉन्ड मेयर डिस्क्रिप्शन टुवर्ड्स एक्सप्लेनिंग प्रोसेस। मतलब अगर किसी चीज़ के बारे में जस्ट एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है तो उसको और डीपर डिटेल्ड, अगेन ग्राउंडेड यहाँ वर्ड यहाँ भी साउंड करेगा आपको, कि उसको इतनी गहराई तक हम लेकर जाएं उस कॉन्सेप्ट को कि सामने वाले को बहुत अच्छे से समझ में आए। सामने वाले से मतलब हो गया जहाँ पर हमें इस थ्योरी का एप्लीकेशन करना है वहाँ की बात हो रही है। रिलेशनशिप एंड पैटर्न्स इन द डेटा। GT seeks to uncover how and why phenomena occur rather than simple identifying what happens। कोई चीज़ क्या कैसे हुई है, कितनी हुई है, उससे ज़्यादा है क्यों हुई है, कैसे हुई है, डीपर में जाके हम इसमें बात करते हैं, ठीक है। अनदर गोल इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। ये अडेप्टेबल है अक्रॉस डिसिप्लिन्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, नर्सिंग, एजुकेशन, डिफरेंट फील्ड्स में इसको इन्फ्यूज़ किया जा सकता है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ में। तो कुल मिला के ये थ्योरी इसका रिफाइनमेंट करती है। GT जो थ्योरी है उसका काम क्या है, पहले से एग्जिस्ट होने वाली थ्योरीज़ में जो कमियां हैं, जो चीज़ें इनकम्प्लीट हैं, उनको कवर करना, उसको पूरा करना, जो जिस कॉन्सेप्ट पर जो थ्योरी एग्जिस्ट करती है उस कॉन्सेप्ट की गहराई में जाके डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देना, ये ग्राउंडेड थ्योरी का काम है। अब बात है कि काम तो है लेकिन मेथड्स कौन से यूज़ होते होंगे ग्राउंडेड थ्योरी में। तो इसके कुछ मेथड्स हैं जिनके थोड़े बहुत नाम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, वैसे आप पैराग्राफ में लिख भी सकते हैं। बहुत सारे मेथड डिज़ाइन किए जाते हैं जिससे कि सिस्टमेटिक और फ्लेक्सिबल एक्सप्लोरेशन हो सके क्वालिटेटिव डेटा का, राइट। द प्रोसेस ऑफ्टन बिगिंस विद थ्योरेटिकल सैम्पलिंग वेयर पार्टिसिपेंट्स एंड डेटा सोर्सेज आर चोजन बेस्ड ऑन देयर पोटेंशियल टू इन्फॉर्म एमर्जिंग कैटेगरीज। सबसे पहले हम थ्योरेटिकल सैम्पलिंग करते हैं। थ्योरेटिकल सैम्पलिंग का मतलब हो गया कि जो डेटा हमारे पास है उसमें से हमने सैम्पल चूज़ किया कि किस पर हम वर्क करने जा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं थ्योरेटिकल सैम्पलिंग। यहाँ पे जो हमने सैम्पलिंग कर ली, मतलब सैम्पलिंग हो गई यानी हमारा सिलेक्शन हो गया सैम्पल का। अब उस सैम्पल के संग हम क्या क्या करेंगे, कोई हमें इन डेप्थ इंटरव्यू कंडक्ट करना है, पार्टिसिपेंट्स के साथ में ऑब्जर्वेशन करना है, डॉक्यूमेंटेशन एनालिसिस करना है, क्या है जो भी। बात कहाँ से शुरू हुई थी GT में, बात शुरू हुई थी कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, डेटा है, उसके साथ हम वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। तो सैम्पल लेके हम अपना वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। GT में एक और मेथड है कांस्टेंट कंपैरेटिव एनालिसिस विच इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग इंसिडेंट इन द डेटा टू अनदर इंसिडेंट। अभी हमने बात की थी तो दूसरा मेथड भी आपको याद रहेगा विच इज़ कांस्टेंट कंपैरेटिव एनालिसिस। यानी अब हमने सैम्पलिंग भी कर ली, वैसे स्टेप की तरह मत देखिए, स्टेप आगे बात करेंगे, पर रिलेट करने के लिए समझा रही हूँ कि हमारे पास जो सैम्पल है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसके साथ हम वर्क करने जा रहे हैं तो उसको दूसरे से कंपेयर करना। अच्छा, कंपेयर क्यों करते हैं? कंपेयर करने से हमेशा डिफरेंस का पता चलता है। जब आप किसी एक पर्सन को दूसरे से कंपेयर करते हैं, किसी कैरेक्टरिस्टिक पे कंपेयर करते हैं, तो आपको ये समझ में आता है कि दो लोगों के बीच में क्या चीज़ है जो गैप है। तो उस गैप को फाइंड आउट करना ज़रूरी है क्योंकि GT का पर्पस ही यही है, उस गैप को कवर करना, ठीक है ना। दिस अप्रोच इंश्योर्स दैट थ्योरी डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस एंड इंटीग्रेटेड विद डेटा कलेक्शन। देन सेंट्रल मेथड इज कोडिंग। अब मैंने आपसे कहा था कोडिंग के भी टाइप्स होते हैं जिनके बारे में बात करेंगे, ओपन, एक्सियल, सेलेक्टिव कोडिंग। टू ब्रेक डेटा इनटू मैनेजेबल सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई रिलेशनशिप एंड इंटीग्रेट फाइंडिंग्स इनटू अ कोहेरेंट फ्रेमवर्क। कोडिंग हम इसलिए करते हैं, इससे क्या होता है कि हमारे पास जो डेटा है वो वैसे तो सिस्टमेटिक होता है, सिस्टमेटिक वे में होता है, लेकिन उसमें भी हम कैटेगरी में डिवाइड उन्हें कर सकते हैं। हो सकता है जो एक कैटेगरी है वो दूसरे से किसी तरह रिलेट हो रही हो जो हमारे आगे काम आए, या दूसरा तीसरे से किसी तरीके से रिलेट हो रहा हो, जो मल्टीपल वेराइटीज़ हमारे पास है। तो उनके रिलेशनशिप से हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम उस डेटा का कैसे बेस्ट यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए हम कोडिंग का मेथड इस्तेमाल करते हैं। और कोडिंग को भी और समझेंगे, अलग से पूछा जाने वाला टॉपिक है, 6 मार्कर में आ जाता है। मेमो राइटिंग अकम्पनीज कोडिंग अलाउइंग रिसर्चर्स टू रिकॉर्ड इनसाइट क्वेश्चन। मेमो राइटिंग का मतलब हो गया एक तरीके से डेटा का सेविंग करना, उस डेटा का रिकॉर्ड मेंटेन करना, विच इज़ कॉल्ड मेमो राइटिंग। इसमें हम सारे डेटा को रिकॉर्ड करते हैं।
also emphasizes theoretical saturation where data collection stops once no new categories or relationship emerge. जब हमें ये समझ में आता है कि जो भी हमारे पास अब हमें आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है डेटा के बीच में, तो फिर हम नहीं करते आगे, उसको स्टॉप कर देते हैं. Finally, theoretical sensitivity, the researcher's ability to notice subtle meanings and patterns plays a crucial role in ensuring depth and rigor. तो ये कुछ हमने देखा है यहाँ पे मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम यहाँ पे इसको करते हैं, ग्राउंडेड थ्योरी को यूज़ करते हैं. बात है कि ग्राउंडेड थ्योरी में हम स्टेप्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्टेप्स क्या होते हैं. अभी तक तो ये बात चली रही थी कि इसके स्टेप्स को हमें समझना है. सबसे पहले रिसर्च क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करते हैं. ये बहुत बेसिक लेवल पर और बहुत ही ईजिली हो जाता है. इसमें इतने एफर्ट्स नहीं लगाने हैं हमें, क्योंकि हमारे पास डेटा प्रिपेयर होगा. जो डेटा है हमारे पास उसमें से हम थ्योरेटिकल सैम्पलिंग करेंगे. अभी हमने बात की थी थ्योरेटिकल सैम्पलिंग में क्या होगा, पार्टिसिपेंट सेलेक्ट करेंगे, सैम्पल सेलेक्ट करेंगे बेसिकली, और उस सैम्पल पर वर्क करना शुरू कर देंगे. जब हम वर्क करेंगे तो कुछ ना कुछ डेटा हमें नया मिलेगा. ये जो डेटा कलेक्शन है ना, ये नए डेटा की बात हो रही है. पुराना भी हमारे पास होगा लेकिन नया भी हम करेंगे जिससे कि कंपैरिजन कर सकें. फिर ओपन कोडिंग हम करेंगे. जो डेटा है उसको डिस्क्रीट पार्ट्स में डिवाइड कर देना, उनको क्लोजली एग्जामिन करना और उनको लेबल करना कि वो किस कैटेगरी में फॉल हो रहे हैं. तो बेसिकली ओपन कोडिंग का मतलब हो गया कैटेगराइजेशन ऑफ डेटा. जो भी डेटा हमारे पास है उसको हम कैटेगराइज करेंगे. फिर उसके बाद हम उनका कांस्टेंट कंपैरिजन करेंगे. अभी बात हुई थी कि नए डेटा को एग्जिस्टिंग कोड्स के साथ में कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है. अब जो कोडिंग होती हैं, ये कुछ दो के यहाँ पे हमने मेंशन किया है. ये तो डिपेंड करेगा हमें कौन सी कोडिंग करनी पड़ रही है. एक्सेल कोडिंग करनी पड़ रही है, सेलेक्टिव करनी पड़ रही है, आगे बात करेंगे, इसे मैं भी स्किप कर रही हूँ. मेमो राइटिंग यानी रिकॉर्ड को गैदर करना भी बताया था ना मैंने. तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं. उसके बाद थ्योरेटिकल सैचुरेशन यानी डेटा कलेक्शन करते करते एक ऐसा पॉइंट आ जाए जब हमें समझ में आ जाए कि अब हम कोई नया रिलेशनशिप नहीं निकाल पा रहे हैं डेटा के बीच में, और लास्ट में हम थ्योरी को जनरेट कर देते हैं. इसके स्टेप्स आपने देखे और बाकी की थ्योरी से डिफरेंट थे. बाकी रिसर्च मेथड जो हमने पढ़े थे, मैं जनरली आपसे क्या कह रही थी कि सब में सेम होता है. यहाँ पे हल्का सा वेरिएशन था, हालांकि कुछ इतना डिफरेंट और डिफिकल्ट नहीं था, पर हल्का वेरिएशन था जिसको आपको ध्यान में रखना है. अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो स्टेप्स हैं वो लीनियर नहीं है, बल्कि एक इंटरैक्टिव प्रोसेस होता है, इटरेटिव प्रोसेस होता है. डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस अकर साइमल्टेनियसली. यहाँ पे हमने बात भी की थी कि डेटा का कलेक्शन भी होता रहता है और एनालिसिस भी साथ साथ होता रहता है. तो इस तरीके से काफ़ी फ्लेक्सिबल और सिस्टमेटिक अप्रोच हो जाती है. टाइप्स ऑफ कोडिंग इन ग्राउंडेड थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट है. अब ग्राउंडेड थ्योरी एम्प्लॉयज अ मल्टी स्टेज कोडिंग प्रोसेस टू ट्रांसफॉर्म रॉ क्वालिटीज डेटा इनटू अ स्ट्रक्चर्ड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क. द 3 प्राइमरी टाइप्स आर, 3 टाइप की होती हैं जिसको आपको समझना है और याद रखना है. ओपन कोडिंग, एक्सियल कोडिंग, सेलेक्टिव कोडिंग. ओपन कोडिंग क्या होती है? ये वो इनिशियल स्टेज होती है जहाँ पे डेटा को स्मॉल डिस्क्रीट यूनिट्स में ब्रेक किया जाता है. रिसर्चर असाइन लेबल्स टू ईच सेगमेंट टू आइडेंटिफाई कॉन्सेप्ट्स, पैटर्न और रिकरिंग थीम. ये फेज जो है एक्सप्लोरेटरी ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें हम बस जो डेटा है उसको लेबलिंग ही कर रहे हैं. तो ओपन कोडिंग का मतलब क्या हो गया, जस्ट लेबलिंग, यानी जो डेटा हमें मिला है उसकी लेबलिंग करना ही ओपन कोडिंग कहलाता है. एक्सियल कोडिंग, इन दिस इंटरमीडिएट स्टेज कोड्स आर ग्रुप्ड इनटू कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज. अब जो हमारे पास हमने कोडिंग करी है उनको हम कैटेगरी और सब कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं. रिलेशनशिप बिटवीन दीज कैटेगरीज आर एक्सप्लोर टू अंडरस्टैंड कॉजल कंडीशंस, कॉन्टेक्स्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस. Axial coding brings coherence to the initial open codes by identify how they connect. तो ओपन कोडिंग में हमने क्या किया, जैसे आपके पास कोई रॉ मटेरियल है, लेट्स से कोई भी चीज़ है रॉ मटेरियल में है, तो बॉक्सेस हैं आपके पास बहुत सारे. अब आप उन बॉक्सेस पे अपने ब्रांड का स्टिकर चिपकाना चाहते हैं. तो आपका जो ब्रांड है वो मल्टीपल टाइप के प्रोडक्ट्स बनाता है. मान लीजिए आप उसमें शैम्पू भी बनाते हैं, सोप्स भी बनाते हैं, वैरायटी ऑफ चीज़ें बनाते हैं. तो सबसे पहले आपने क्या करा, सबसे पहले उन बॉक्सेस पर आपने अपने ब्रांड की लेबलिंग करी, तो पता चल गया कि ये इस कैटेगरी को बिलोंग करता है. उसके बाद आपने उसको पार्ट्स में करा, यानी जो बॉक्सेस आपको शैम्पू के लिए यूज़ करने हैं, जो बॉक्सेस आपको सोप के लिए यूज़ करने हैं, जो बॉक्सेस आपको परफ्यूम के लिए यूज़ करने हैं, सबको आपने अलग अलग कर दिया. ये एक्सियल कोडिंग हो गई जहाँ पे आपने सब कैटेगरी में डिवाइड कर दिया. Then selective coding, the final stage focuses on integrating categories around a central core category that represents the main theme of the research. अब जो selective coding होती है ये लास्ट में उन बॉक्सेस को वापस उन एक कैटेगरी में लाके रखने की चीज़ है, यानी
ये किस चीज़ के अंडर ये सब चीज़ें बन रही हैं, क्या चीज़ है वो, क्या कॉस्मेटिक्स कह लीजिए या जो भी है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट होंगी, वो कहलाती है सिलेक्टिव कोडिंग। बिल्कुल भी ओपन और सिलेक्टिव में कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने आपको जो ये एग्जाम्पल दिया उसका रीज़न ही यही था कि हाँ, आपका जो ब्रांड है ना, उससे पहले उसकी पहचान बनी कि वो इसके अंदर ये चीज़ें आती हैं। लेकिन सेलेक्टिव में अब वो स्पेसिफिक हो गया, क्योंकि हम जैसे जैसे थ्योरी में आगे बढ़ेंगे, हम जैसे अपने अपने काम में आगे बढ़ेंगे ग्राउंडेड थ्योरी में, हमें ज़रूरत होगी वापस से ये बताने की नहीं होगी कि वो शुरू में कहाँ से निकली थी। हमें ये बताना है कि वो मैं आगे किस दिशा में लेकर जा रही हैं। समझ आ रहा होगा आपको कि हमें ये नहीं बताना है कि वो लेट्स से XYZ कंपनी का प्रोडक्ट है, हमें ये नहीं बताना है, वो तो हमें मिला था पहले, हमने उसकी लेबलिंग भी कर ली थी। अब हमें क्या बताना है कि वो XYZ कंपनी के प्रोडक्ट हमें क्या देंगे आगे, किस काम में हमारे आगे आएंगे। तो सेलेक्टिव कोडिंग का मतलब होता है कि अब हम उसको किस तरह से यूज़ करेंगे आगे, किस चीज़ के लिए जाने जाएंगे वो प्रोडक्ट हमारे, वो उसको रिप्रेजेंट कर सकता है, रिसर्च की मेन थीम को बता पाता है। तो बड़ा दोनों अलग एग्जाम्पल थे जो मैंने कनेक्ट करके आपको बताए हैं। तो कोई भी कोडिंग की स्टेज होती है, वो कांस्टेंट कंपैरिजन वहाँ पे चलता है कि कोडिंग रिमेन्स ग्राउंडेड इन द डेटा एंड मेमोराइटिंग डॉक्यूमेंट्स एनालिटिकल इनसाइट। ये जो कोडिंग के टाइप्स हैं, ये इसी सिस्टम में चलते हैं, इसी स्टेप में चलते हैं, ऐसे ही वह पैटर्न को फॉलो करते हैं। ग्राउंडेड थ्योरी का रेलेवेंस क्या है? रिसर्च में काफ़ी रेलेवेंस है, स्पेशली व्हेन स्टडिंग एरियाज विद लिमिटेड एग्जिस्टिंग थ्योरी। क्योंकि इसकी प्राइमरी स्ट्रेंथ इसी चीज़ में लाई करती है कि जो पहले से डेटा है उसमें क्या बढ़ोतरी की जाए, उसमें क्या बेहतर उसको बनाया जाए, उसको और उसमें और क्या ग्राउंड्स उसके और निकाले जाएं। नाम है ना ग्राउंडेड थ्योरी, ये बताती है। तो कॉम्प्लेक्स सोशल इंटरेक्शन को, बिहेवियरल प्रोसेस को, ऑर्गेनाइजेशनल डायनामिक्स को ये और भी ज़्यादा वैल्यूएबल बना देती है जब उनकी गहराई से चीज़ों को निकाल कर बाहर लाती है। तो एक तो रेलेवेंस ये हो गया। ये बहुत सारी फील्ड्स में यूज़ हो सकती है, ऐसी सभी फील्ड जिनमें हमें क्वालिटेटिव डेटा की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, मतलब इतना सारा हम डेटा निकाल सकते हैं, ऐसी जगह पर ये वर्क कर सकती है ग्राउंडेड थ्योरी। तो जैसे कि क्लिनिकल साइकोलॉजी, इट कैन अनकवर क्लाइंट कोपिंग स्ट्रैटेजीज और थेराप्यूटिक प्रोसेस पैटर्न दैट मे नॉट बी कैप्चर्ड बाय क्वांटिटेटिव मेथड। तो ऐसे सभी एरियाज जहाँ पर सब्जेक्टिव कंटेंट की कमी नहीं है, वहाँ पर इसकी हेल्प से हम डेटा को और बेहतरीन बना सकते हैं, हम थ्योरी को और बेहतरीन बना सकते हैं, उस पर और वर्क कर सकते हैं। फाइनली GT ब्रिजेस द गैप बिटवीन क्वालिटेटिव रिचनेस एंड थ्योरेटिकल रिगॉर, प्रोड्यूसिंग फाइंडिंग दैट आर बोथ डीपली डिस्क्रिप्टिव एंड कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग। काफ़ी मेहनत का काम होता है ग्राउंडेड थ्योरी का यूज़ करके चीज़ों को करना, और ग्राउंडेड थ्योरी इसी चीज़ पर वर्क करती है कि आप कैसे प्रीवियसली एग्जिस्टिंग डेटा को और रिच बना सकते हैं। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा ग्राउंडेड थ्योरी क्या है। आते हैं डिस्कोर्स एनालिसिस की तरफ। अब डिस्कोर्स एनालिसिस भी एक क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है that studies how language is used in text, conversation and social context to create meaning, shape identities and reflect power relation. It goes beyond literal meaning, focusing on the role of language in constructing social reality. डिफरेंट थ्योरी है ये डिस्कोर्स एनालिसिस की, ये इस चीज़ पे बात करती है कि लैंग्वेज को कैसे इम्पोर्टेंस दी जाती है। कि लैंग्वेज कई बार हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं ना, आपने देखा है जब हम किसी का असेसमेंट करते हैं, चाहे बेसिक इंटरव्यू ही क्यों ना लें, उसके बाद बताने के तरीके से, द लैंग्वेज दे यूज़, द एक्सप्रेशन दे यूज़, एवरीथिंग मैटर्स। या फिर जब हम कंटेंट में लेते हैं, मान लीजिए आप किसी से सब्जेक्टिव डेटा ले रहे हैं, तो सब्जेक्टिव डेटा में उस पर्सन का द यूज़ ऑफ लैंग्वेज विल मैटर अ लॉट। किसी ने एक लाइन में अपनी बात लिखी और किसी ने एक पैराग्राफ में लिखी है, दोनों के बताने समझाने के तरीकों में फ़र्क हो जाएगा। तो डिस्कोर्स एनालिसिस वही है कि हम कैसे करते हैं। डिस्कोर्स एनालिसिस में हम लिटरल मीनिंग पे नहीं जाते, वैसे भी साइकोलॉजी में तो लिटरल मीनिंग पे कभी जाते ही नहीं है, हमें हिडन चीज़ों को ज़्यादा समझना होता है। तो किन अजम्पशंस पे वर्क करती है? लैंग्वेज इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, वर्ड्स एंड मीनिंग्स आर शेप्ड बाय कल्चरल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। लैंग्वेज जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है किसी भी मैसेज को कन्वे करने में। जो भी कोर कॉन्सेप्ट है यूज़ होने वाला, वो लैंग्वेज ही है। अगर बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में कोई बात बताई जाए, डिफ़िकल्ट लैंग्वेज या वर्ड्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स अगर बहुत डिफ़िकल्ट कर दिया जाए, तो समझने वाले पर्सन को बात नहीं समझ में आती है। तो लैंग्वेज सोशली कंस्ट्रक्टेड है, लैंग्वेज को सब समझते हैं, सब जानते हैं, अपनी अपनी भाषा में बात करना सभी जानते हैं। लैंग्वेज शेप्स रियलिटी, हाउ समथिंग इज सेड इन्फ्लुएंसेस हाउ इट इज़ अंडरस्टूड एंड एक्टेड अपॉन। लैंग्वेज जो है वो बात को पलट भी देती है, सही भी कर देती है, और लैंग्वेज से बहुत फ़र्क पड़ता है।
मीनिंग इज़ डायनामिक, मीनिंग जो होता है वो टाइम और ऑडियंस के संग बदलता रहता है। किसी भी बात को हम ये नहीं कह सकते कि इसका ये फिक्स्ड मीनिंग होता है, अनटिल अनलेस वो एक कोई यूनिवर्सल फैक्ट ही हो तब अलग बात है, अदरवाइज उसके मीनिंग बदलते रहते हैं। पावर एंड आइडियोलॉजी इन्फ्लुएंस डिस्कोर्स, लैंग्वेज कैन रीइंफोर्स और चैलेंज सोशल नॉर्म्स। लैंग्वेज से फ़र्क पड़ जाता है। हम एक बात को, एक अपील है जिसको हम अपनी पब्लिक में करना चाहते हैं, हमने बहुत स्ट्रिक्ट लैंग्वेज में बोला, तो वो अपील वर्ड आ गया ना। अपील का मतलब ही है यू हैव टू बी वेरी पोलाइट व्हाइल सेइंग एनीथिंग, एंड व्हेन यू आर अपीलिंग फॉर समथिंग यू हैव टू बी वेरी काम एंड कंपोज्ड एंड वेरी रिक्वेस्टिंग मैनर, राइट? उस मैनर में होना ज़रूरी है आपका। तो जिस तरह से बात को कहा जाएगा उसी तरीके का वो इन्फ्लुएंस लाएगी। आप किसी से कहते हैं कि ज़रा मेरा बैग उठा दो, तो वो पर्सन आपको बैग उठा के दे देगा, पर आप जब उसके आगे प्लीज़ लगा देते ना कि प्लीज़ आप मेरा बैग उठा के दे दोगे, तो सुनने वाले को अच्छा लगता है, उससे काम करने वाले को भी अच्छा फीलिंग आती है। तो उस क्या होता है कि कुल मिला के लैंग्वेज जो है वो नॉर्म्स को भी चैलेंज करती है। कम्युनिकेशन इज़ ऑलवेज पर्पसफुल, स्पीकर्स चूज़ वर्ड्स स्ट्रैटेजिकली टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। वर्ड्स का जो खेल है ना दुनिया में, वो इतना पावरफुल है कि वर्ड्स से ही जो है वो सारी चीज़ें बदल जाती हैं, वर्ड्स से ही सब कुछ हम अलट-पलट कर सकते हैं। तो जो डिस्कोर्स एनालिसिस है वो ये अज्यूम करता है टू अंडरस्टैंड ह्यूमन इंटरैक्शन वन मस्ट स्टडी नॉट जस्ट व्हाट इज़ सेड बट हाउ एंड व्हाई इट इज़ सेड। हमें हर बात के पीछे के मतलब को भी समझना है, अननेसेसरी मतलब भी नहीं निकालने हैं, बट इतना तो समझना ही है कि वो बात उतनी ही नहीं है जितनी कही जा रही है, उसके पीछे भी कुछ ऐसा है जो इसमें हिडन है। अब डिस्कोर्स एनालिसिस जब हम करते हैं तो उसमें कैसे स्टेप्स फॉलो होते हैं? सबसे पहले हम रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। बिगिन बाय क्लियरिंग आइडेंटिफाइंग द रिसर्च क्वेश्चन और द इशू यू वांट टू एक्सप्लोर थ्रू डिस्कोर्स एनालिसिस। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो डिस्कोर्स एनालिसिस के थ्रू हम जो करना चाहते हैं वहाँ पे सिलेक्शन भी उस तरीके से होगा। यहाँ पे हम बहुत ही कहना चाहिए बहुत ऐसा कुछ भी नहीं ले सकते जिस पर वर्क करना मुश्किल हो जाए, क्योंकि हमें वर्क लैंग्वेज पे करना होता है इसमें। This could involve examining how power dynamics are communicated in political speeches or how gender identities are constructed in media representation. लैंग्वेज के थ्रू चीज़ें कैसे हो रही हैं, लैंग्वेज अपना रोल कैसे प्ले कर रही है, वर्ड्स का कैसे रोल है किसी भी चीज़ को बदलने में, मार्केटिंग में, पॉलिटिक्स में, इकोनॉमी में। इस तरीके की रिसर्च प्रॉब्लम हमें यहाँ पे डिसाइड करनी होती है, क्योंकि ये जो डीए है ना, ये अलग ही तरीके के एरिया को कवर करता है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें आप कुछ भी उठा के और कुछ भी कर सकते हैं। इसकी जो रिसर्च प्रॉब्लम होगी वो इसमें फिट होती है उस सिचुएशन में, वो देखना ज़रूरी है। फिर जब हमने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया उसके बाद हम डेटा सेलेक्ट करते हैं। चूज़ द टेक्स्ट, ट्रांसक्रिप्ट, इंटरव्यूज़, कॉन्वर्सेशन, विजुअल मटेरियल, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, जो भी हमारे पास कंटेंट है वो किस तरह से होगा जिसको हम सुन सकें, पढ़ सकें, रीडेबल फॉर्म में हो, वीडियोस की फॉर्म में हो, टेक्स्ट की फॉर्म में हो, कोई मैन्यूस्क्रिप्ट हो, कोई इस तरीके के हमारे पास आर्टिकल्स हों, ऐसी कोई भी चीज़ जो रीडेबल हो, ऑडिबल हो, विजुअल की फॉर्म में हो, वो सब हमारे डेटा का पार्ट होगी। आपको समझ में आ रहा होगा कि डिस्कोर्स एनालिसिस की का जो हम डेटा कलेक्ट करेंगे वो भी डिफरेंट ही हो जाएगा ऑटोमेटिकली। द डेटा मस्ट बी रेलेवेंट टू द रिसर्च क्वेश्चन एंड शुड रिप्रेजेंट द डिस्कोर्स यू एम टू एनालाइज। डिस्कोर्स यानी वो इशू जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है डिस्कोर्स एनालिसिस। ट्रांसक्रिबिंग द डेटा, अगर ज़रूरत है, अगर स्पोकन फॉर्म में है तो उसको हम क्या करेंगे, रिटन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ रिटन में लैंग्वेज में उसको लाना ज़रूरी है। और केवल हम लैंग्वेज या वर्ड तक लिमिट भी नहीं रह सकते। अगर हमारे पास डेटा दूसरे फॉर्म में है तो हम उसे कन्वर्ट कर लेंगे, पर उसको ले लेंगे हम डेटा को। तो उस डेटा को हमने चेंज कन्वर्ट कर लिया और उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम उस डेटा पे वर्क करेंगे, अब हम उसके वर्ड्स पे वर्क करेंगे। रीडिंग एंड फैमिलराइजिंग विद द डेटा, एनालिसिस शुरू करने से पहले रिसर्चर को उसको पढ़ना पड़ेगा, रीड करना है, रीड करना है, जिससे कि कंटेंट को समझने में मदद मिले, पैटर्न को समझने में मदद मिले और उन एरियाज़ को स्पॉट कर सकें जिस पर हमें डीपर एनालिसिस करना है। तो वो पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं, उस कंटेंट पर पूरी तरीके से लग जाते हैं। जब हम लग जाते हैं तो फिर कुछ ना कुछ हासिल भी करके रहेंगे। तो यहाँ पे हमें पैटर्न मिल जाता है, थीम मिल जाती है, यानी क्या वो चीज़ें हैं जो ट्रिगर कर रही हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मार्केटिंग में आप ही सोचिए एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसर कौन होता है। एक हम शॉप पे गए, शॉप मॉल कुछ भी एज्यूम कर लीजिए, एग्जाम्पल लिया है, तो जो हमें सेल्समैन होते हैं, सेल्समैन पे आना चाह रही थी मैं, शॉप और मॉल पे ले गई आपको। सेल्समैन किसी भी फॉर्म में देख लीजिए, चाहे आप किसी शॉप में या फिर आउटसाइड द शॉप।
सेल्समैन का अपने प्रोडक्ट को डिफाइन करने का तरीका, आपको कन्विंस करने का तरीका, ये बहुत मैटर करता है। आपकी हेल्प करने का तरीका, आपको बेस्ट गाइड करने का तरीका, ये बहुत मैटर करेगा कि आपकी परचेजिंग वहाँ से होगी या नहीं। आई मीन टू से आप वहाँ से कुछ परचेज करेंगे या नहीं। पर ये किस पर डिपेंड करा? सेल्समैन पर सेल्समैन तो और भी सारे हैं। उसमें क्या स्पेशल था? द वे दे कम्युनिकेटेड विद यू, द सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स दे मेड, बट यू कुड नॉट फाइंड इट। नॉट एवरी वन कैन फाइंड इट। मे बी आप साइकोलॉजी वाले हैं तो आप पकड़ लें उस चीज़ को, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता। वो खुश हो जाते हैं, हाँ देखो उसने बहुत अच्छे से समझाया, मैं तो 2 चीज़ें लेने गई थी, 4 चीज़ें लेके आ गई। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज दे आर just using the words appropriately. I was going to say playing with the words, not playing is not the right word. This is their work जो वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम वो पैटर्न और थीम आइडेंटिफाई करने का मतलब यही हो गया कि हम ये समझ पाएँ कि कहाँ पे चीज़ घूमी है, कहाँ से चीज़ें ट्विस्ट हुई हैं, जो जिसकी वजह से इस प्रॉब्लम में ये प्रॉब्लम आई या फिर ये चीज़ ऐसी हुई। तो जो हमने शुरुआत में प्रॉब्लम ली थी या टॉपिक लिया था कह सकते हैं, उस क्योंकि हम प्रॉब्लम में सिर्फ यही नहीं देखेंगे कि वो कुछ नेगेटिव सिचुएशन हो, वो कोई इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि वर्ड्स डू मैजिक, राइट? तो कुछ ऐसा भी हो सकता है जो कुछ ऐसा क्रिएट हुआ हो जिसने कुछ इन्फ्लुएंस किया हो लोगों को। तो हम ये देखेंगे कि वो कहाँ पर वो चीज़ें हुई थी, कहाँ से वो पैटर्न बना था, कम्युनिकेशन में कहाँ पर वो बात थी। ये काम हम कहाँ करेंगे? यहाँ पे पैटर्न और थीम को आइडेंटिफाई करने का काम करेंगे, ठीक है ना? अब हम डिस्कोर्स को एनालाइज करेंगे। डिस्कोर्स मतलब जो हमारे पास पूरा जो हमारा कंटेंट है ना, जिस पर हम वर्क कर रहे हैं, उस पर हम एनालिसिस करेंगे, देखेंगे वर्ड चॉइस कैसी थी, ग्रामर स्ट्रक्चर कैसा था, मेटाफर्स और एनालॉजीज कैसी थी। बेसिकली इंग्लिश की उस पर चले जाएंगे। मैं इंग्लिश तो कह रही हूँ, लैंग्वेज पे चले जाएंगे। आई एम सो सॉरी, लैंग्वेज, क्योंकि हर सब्जेक्ट में लैंग्वेज कॉमन होती है। क्या पावर रिलेशंस थे, कल्चरल रेफरेंसेस क्या थे, उस कम्युनिकेशन में, उस ट्रांसक्रिप्ट में हम सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे। ज़रूरी नहीं है आप ये एक लाइन वर्ड लिखें, आप इसको एज अ पैराग्राफ लिख सकते हैं कि हाउ द वर्ड्स वर सेलेक्टेड, वी विल लुक इनटू द थिंग्स, हाउ मेटाफर्स एंड एनालॉजीज वर यूज, व्हाट वर द पावर स्टेटमेंट्स दैट मेड द पीपल इन्फ्लुएंस इन दैट सिचुएशन। तो दिस इज हाउ यू कैन राइट। ओके, अब कर लिया हमने ये सब कुछ। इसके बाद इंटरप्रेट द फाइंडिंग्स। हम फाइंडिंग्स को इंटरप्रेट करेंगे कि क्या हम रिजल्ट पे पहुंचे, और जिस रिजल्ट पे पहुंचे उसको रिपोर्ट में लिखकर अपनी फाइनल आंसर कॉपी या रिपोर्ट बना लेंगे, ठीक है? तो ये होते हैं स्टेप्स। अब डिस्कोर्स एनालिसिस में यूज़ होने वाली अप्रोचेस क्या क्या हैं? काफ़ी सारी अप्रोचेस हैं, जैसे कि क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस टाइप भी कह सकते हैं हम इसको। इसका फोकस क्या है? CDA emphasizes the role of language in the reproduction of social power, dominance and inequality। यानी क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि कैसे डिस्कोर्स जो है परप्यूटेट्स और चैलेंजेस पावर स्ट्रक्चर। यानी जो कंटेंट है हमारे पास जिस पर हमने स्टडी करी है, वो कैसे पावरफुल है सोशल पावर, डोमिनेंस और इनइक्वालिटी के बारे में बात करने में, उसका क्या रोल है, ठीक है ना? रोल ऑफ लैंग्वेज इन द रिप्रोडक्शन ऑफ सोशल पावर, डोमिनेंस एंड इनइक्वालिटी, इस पर इसका फोकस होता है ज़्यादातर। ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स, अच्छा जो भी हम लगाएंगे ना उसके आगे डिस्कोर्स वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया पॉलिटिकल डिस्कोर्स, सोशल डिस्कोर्स, मीडिया डिस्कोर्स, ये इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। इन जगह पर इनका ज़्यादा एप्लीकेशन होता है जहाँ पर सोशल पावर, डोमिनेंस, इनइक्वालिटी की बातें होती हैं। ये कि सोशल वर्ड में ज़्यादा होंगी ये चीज़ें, जेंडर, रेस और नेशनैलिटी को लेकर जहाँ बात होती है। कॉन्वर्सेशन एनालिसिस, दिस अप्रोच स्टडीज द स्ट्रक्चर एंड पैटर्न ऑफ एवरीडे कॉन्वर्सेशन, फोकसिंग ऑन द माइक्रो लेवल इंटरेक्शन बिटवीन स्पीकर्स। कॉन्वर्सेशन एनालिसिस में हम उस स्ट्रक्चर और पैटर्न पर की स्टडी करते हैं जो बेसिकली एवरीडे कॉन्वर्सेशन है। कॉन्वर्सेशन वाला यानी एवरीडे कॉन्वर्सेशन, रोज़ाना की बातचीत में जो चीज़ें बदलती हैं, पर छोटी छोटी बातों में ना, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, वही वाली बात है कि छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी बातें छुपी होती हैं, तो उनको कवर करने के लिए किया जाता है। इसके एप्लीकेशन की बात करें तो यूज टू एनालाइज हाउ सोशल ऑर्डर इज क्रिएटेड एंड मेंटेन थ्रू कॉन्वर्सेशनल नॉर्म। कैसे हम टर्न टेकिंग पॉजेज में फ़र्क आता है चीज़ों में, या सिंपल डेली डायलॉग से चीज़ें बदलती हैं, सिंपल लैंग्वेज भी कैसे पावरफुल हो सकती है। देन कम्स फोकेलेडियन डिस्कोर्स एनालिसिस। यहाँ पे क्या होता है, मिशेल फोकेलेट ने ये थ्योरी क्रिएट की थी। दिस अप्रोच एग्जामिन्स हाउ डिस्कोर्सेस टाइड टू ब्रॉडर हिस्टोरिकल एंड इंस्टीट्यूशनल पावर स्ट्रक्चर, कि लैंग्वेज जो है वो नॉलेज, पावर और सोशल प्रैक्टिसेस में कैसे अपना रोल प्ले करती है। कहाँ पे? नॉलेज, पावर एंड सोशल प्रैक्टिसेस। ये कहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी? हिस्टोरिकल एंड इंस्टीट्यूशनल पावर स्ट्रक्चर में।
जैसे कि कोई मेडिसिन, लॉ, एजुकेशन, ऐसी फील्ड्स जो कुछ ऐसा क्रिएट करती हैं जो हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करती है। ओके, नॉलेज क्रिएट करने वाली चीज़ें एजुकेशन से रिलेटेड हो गई, राइट। पावर वाली जो है वो लॉ से रिलेटेड हो गई। तो इस तरीके से ये वाली जो डिस्कोर्स एनालिसिस की अप्रोच है ये वर्क करती है। नैरेटिव एनालिसिस, नैरेटिव एनालिसिस कब होता है? हाउ स्टोरीज और नैरेटिव्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड द रोल दे प्ले इन शेपिंग इंडिविजुअल आइडेंटिटीज और सोशल रियलिटी। जब जो भी हमारे इस तरीके की स्टोरीज या नैरेटिव्स होते हैं ना, कहानियाँ या कुछ संस्मरण या कुछ कथाएं, जो कि हमें ऑटोबायोग्राफीज की फॉर्म में, स्टोरीज की फॉर्म में, मीडिया मूवीज की फॉर्म में इस तरह से दिखती हैं, वो हमें इन्फ्लुएंस करती हैं। कई बार हम कहानियों को पढ़ के उनके जैसा जीना शुरू कर देते हैं, मूवीज देख के वैसे लाइफ जीनी शुरू कर देते हैं। तो ये नैरेटिव एनालिसिस हमें ये बताता है कि उनमें ऐसा क्या छिपा होता है जो इंसान इतना इन्फ्लुएंस हो जाता है, ऐसी क्या पावर होती है उनमें। तो ये यहाँ से हमें नैरेटिव एनालिसिस से पता चलता है, इसका हम तब यूज़ करते हैं। Genre analysis examines how different type of text follow specific conventions and how those conventions shape meaning within a particular context. अलग अलग तरीके के टेस्ट जो होते हैं वो कैसे अलग अलग तरीके के कॉन्वेंशंस को फॉलो करते हैं। यूज इन एकेडमिक, लीगल और बिजनेस सेटिंग्स। आप देखिए हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक लैंग्वेज होती है ना। आप जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो उसी की फील्ड में यूज़ होंगे, और मैथ्स में देखेंगे तो मैथ्स की बुक में अलग तरीके से होता है। तो ये जो अलग अलग डिसिप्लिन्स में अलग अलग तरीके से एनालिसिस करने के लिए लैंग्वेज अलग अलग डिसिप्लिन में जाके अपना रोल कैसे शिफ्ट कर लेती है, ये हम बात करते हैं। सोशल सेमियोटिक्स, सोशल सेमियोटिक्स लुक्स एट द साइन एंड सिंबल विद इन डिस्कोर्स इंक्लूडिंग विजुअल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कई बार विजुअल इमेजेस और साइंस का इतना पावरफुल इम्पैक्ट होता है, बल्कि कई बार, क्यों कह रही हूँ मैं, होता ही है, जिसकी वजह से जो कॉन्वर्सेशन है वो बड़ा क्लियरली समझ में आ जाता है। एक गाड़ी है जिस पर रेड कलर का प्लस का सिंबल बना हुआ है, आप तुरंत कहेंगे ये एम्बुलेंस है। उसमें लिखा नहीं होगा तब भी आप कहेंगे कि एम्बुलेंस है। तो सोशल सेमियोटिक्स होते हैं। इसी तरीके से और भी सिंबल्स होते हैं जो हमें एक तरीके से हमें हेल्प करते हैं चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट डिस्कोर्स एनालिसिस, ये अप्रोच जो है वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, जो कि लैंग्वेज को फ्लूइड मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस की फॉर्म में देखती है। ये कहते हैं कि अप्लाइड इन डिसकंस्ट्रक्टिंग डोमिनेंट नैरेटिव्स इन फील्ड्स लाइक जेंडर स्टडीज़, पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ एंड क्रिटिकल थ्योरी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज कैसे किसी के भी पर्सपेक्टिव को लिमिट कर सकती है या फिर चेंज कर सकती है, इसकी बात इसमें हम करते हैं। तो इसमें से कुछ भी अगर थोड़ा बहुत लिखाते हैं आप तो वो मोर देन इनफ होगा, मैंने काफ़ी ज़्यादा कवर कर दिए। ओके, तो कुल मिला के वर्सेटाइल रिसर्च मेथड है जो वैरायटी ऑफ डिसिप्लिन्स में यूज़ हो सकता है। हर अप्रोच का अपना एक इम्पॉर्टेंस है, अलग अलग तरीके से वर्क करती हैं। तो अप्रोचेस टू डिस्कोर्स एनालिसिस को ये जो अभी अभी ख़त्म हमने किया है बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करिएगा, चाहे तो वापस से रिवाइज कर लीजिएगा। मैंने पहले ही कहा था आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कोर्स एनालिसिस का रेलेवेंस क्या है? ये हाईली रेलेवेंट है साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, कम्युनिकेशन स्टडीज़ में, एजुकेशन में, क्योंकि लैंग्वेज सोशल वर्ड के जिस भी डिसिप्लिन में अपना रोल प्ले करती है, वहाँ पर हम डिस्कोर्स एनालिसिस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी हो गया, इसको थोड़ा सा रीड करके ख़त्म कर दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च होगा। आज की क्लास बहुत बढ़िया रही, मुझे बड़ा सेटिस्फेक्शन सा हुआ है पढ़ाने के बाद, तो आई एम श्योर कि आपको भी अच्छा लगा होगा। और अब हम लास्ट वीडियो में मिलेंगे विच वुड बी द 9th, और यहाँ क्वालिटेटिव के आगे हम बात करेंगे। तो पढ़ते रहिए। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू सून, बाय बाय।